हेलो ट्रैवल्स। तो अब हम देखने जाएंगे सिम्पैथोमाइमेटिक्स क्या होता है। सिम्पैथोमाइमेटिक्स मतलब सिंपल सी बात है, सिम्पैथोमाइमेटिक्स से हम ये समझते हैं कि वो सारी चीज़ें जो हमारे रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करेंगी और स्टिमुलेट करेंगे, उनका एक्शंस बढ़ाएंगी। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये किन 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 टाइप के हमें मिलते हैं। तो उसका क्लासिफिकेशन मैंने यहाँ दे दिया है। तो क्या क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, हमें यहाँ पे कुछ प्रेशर एजेंट्स मिलते हैं। प्रेशर एजेंट्स मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट कराते हैं। प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ाने, वासो कंस्ट्रिक्शन वाले काम करेंगे। कार्डियक स्टिमुलेंट्स मतलब जो भी कार्डियक एक्टिविटी बढ़ाएंगे वो वाली। ब्रोंकोडायलेटर्स जो COPD, एस्थमा ये सब के टाइम पे यूज़ आता है वो सारे। नेज़ल डीकंजेस्टेंस नाक बंद होने के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं सर्दी खांसी के वक्त उन्हें। CNS स्टिमुलेंट्स CNS फंक्शनिंग के लिए। एनोरेक्टिक मतलब जो भूख कम करने के लिए एजेंट्स देते हैं वो। तो एनोरेक्टिक्स दिया जाता है। ये एनोरेक्टिक्स को हाईली हमारे जिम वाले और ये सब फिटनेस सेंटर्स ये सब जगह पे यूज़ करवाते थे, पर मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ों का तो बहुत सारे एनोरेक्टिक्स का तो बैन हो गया है इंडिया में। तो अब हम ये देखेंगे आगे क्या। और यूट्राइन रिलैक्सेंट्स जो डिलीवरी या फिर मेनार्क डिस्मेनोरिया इन सब के टाइम पे यूज़ आते हैं, तो वो सारे ड्रग्स हो गए। तो ये क्लासिफिकेशन ये याद करने का है। अब हम देखने जाएंगे कि वर्क कैसे करते हैं। तो सिम्पैथोमाइमेटिक्स के 3 टाइप हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एक्टिंग, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग और दूसरे होते हैं मिक्स्ड एक्टिंग। डायरेक्ट और मिक्स में क्या अंतर है। डायरेक्ट का सिंपल सा मतलब है जो सीधा रिसेप्टर पे एक्ट करे, डायरेक्टली एक्ट ऑन रिसेप्टर। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, ये वो ड्रग हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ाते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ को बढ़ाते हैं। ज़्यादा न्यूरोट्रांसमीटर निकलवाएंगे ताकि ज़्यादा इफेक्ट हो। ये वो हैं जो डायरेक्टली रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करते। और मिक्स्ड क्या होते हैं, जो डायरेक्ट रिसेप्टर पे प्लस इंक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज ये कराता है। तो ये होते हैं मिक्स्ड। तो अब सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट। और इस वीडियो में डायरेक्ट पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, अगली वीडियो में इनडायरेक्ट और मिक्स्ड पे ध्यान देंगे। तो डायरेक्ट के 2 टाइप होते हैं। डायरेक्ट में आते हैं हमारे पास कैटेकोलामीन्स एंड नॉन कैटेकोलामीन्स। तो कैटेकोलामीन्स में हमें क्या देखने मिलता है, कैटेकोलामीन्स भी 2 टाइप के एक होते हैं, एंडोजीनस जो हमारे शरीर के अंदर ही प्रेजेंट है दिए जा रहे हैं, और एक्सोजीनस जो बाहर से दिए जा रहे हैं। तो एंडोजीनस में क्या हो रहा है, तो अब एंडोजीनस में हमें पता है एंडोजीनस कैटेकोलामीन्स कौन कौन से हैं। हमारे पास एपिनेफ्रिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, डोपामीन है। तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के बीच के डिफरेंस क्या है पहले वो देखते हैं। तो एपिनेफ्रिन क्या करता है, एपिनेफ्रिन हर एक रिसेप्टर पे वर्क करता है और नॉरएपिनेफ्रिन हर एक रिसेप्टर पे काम करता है एक्सेप्ट बीटा 2 पे नॉरएपिनेफ्रिन का कोई इफेक्ट नहीं है। तो एपिनेफ्रिन हर पे कहता है, एपिनेफ्रिन इज़ अ पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट, क्योंकि बीटा 2 पे इसका आता है तो एक अलग सा इफेक्ट आता है कि ये पोटेंट कार्डियक स्टिमुलेंट है। और नॉरएपिनेफ्रिन क्या है, इट इज़ अ पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर, अल्फा पे इसका इफेक्ट ज़्यादा है, तो इट इज़ अ पोटेंट वासोकंस्ट्रिक्टर। तो अब यहीं पे देखते हैं, अब देखते हैं एपिनेफ्रिन किस किस का ड्रग ऑफ चॉइस है, नॉरएपिनेफ्रिन किस किस का ड्रग ऑफ चॉइस है। तो सबसे पहले एपिनेफ्रिन या एड्रेनलिन पे देखते हैं। तो एपिनेफ्रिन किस किस का ड्रग ऑफ चॉइस है, इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे। तो इस कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे हम देते कैसे इसको हम देखते हैं 1 mg/ml IV इन्फ्यूजन देते हैं। तो इसका 1 mg/ml डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इट इज़ 1:1000 डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूटेड है इस रेशियो में। तो ये दिया जाता है कब, कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे। फिर दिया जाता है ये एनाफाइलेक्टिक शॉक में। अब एनाफाइलेक्टिक शॉक के टाइम पे ये दिया जा रहा है, ये किस में, ये वापस 1 mg/ml बेसिकली 1 mg/ml IV इन्फ्यूजन दिया जाता है 1:1000 के डाइल्यूशन पे। या तो इंट्रामस्कुलर दिया जा रहा है, इंट्रामस्कुलर कितना दिया जाता है 0.3 to 0.5 ml दिया जाता है। अदर राउट क्या क्या है, IV है, सबक्यूटेनियस है या एंडोट्रेकियली, ये भी दिया जाता है। तो ये हम देख लिए। अगर फॉर एनी रीज़न ये एनाफाइलेक्टिक शॉक के टाइम पे ये वाला डोजेज वर्क नहीं कर रहा है तो वी गिव मल्टीपल डोजेज 0.2 ml 1 to 10,000 डाइल्यूशन बेसिकली मतलब कितना 0.1 mg/ml IV या IO इन्फ्यूजन देते हैं। IO का मतलब क्या होता है, इंट्रा ऑसियसली। मोस्ट कॉमन बोन कहाँ पे दिया जाता है, ये टीबिया बोन पे मोस्ट कॉमनली ये दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है, ब्रोंकियल एस्थमा के टाइम दिया जाता है। ब्रोंकियल एस्थमा में वापस 0.5 ml मतलब 1 to 1000 SC दिया जाता है। 1 to 1000 मतलब 1 mg/ml इन्फ्यूजन। और लोकल वासोकंस्ट्रिक्टर्स के साथ कैसे दिए, लोकल वासोकंस्ट्रिक्शन के लिए क्या दिया जाता है, ये 1 to 100,000 डाइल्यूशन। 100,000 डाइल्यूशन मतलब कितना 0.01 mg/ml इन्फ्यूजन दिया जा रहा है। अब ड्यूरिंग या अलॉन्ग विद लोकल एनेस्थेटिक में कैसा दिया जा रहा है। अब हमने फॉर एग्जांपल हमने कोई टाइप का एनेस्थेटिक दिया। अब हम क्या चाहेंगे कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक नम रहे
अनकॉन्शियस रहे जो भी। तो अब हम क्या कर सकते हैं, वासो कंस्ट्रिक्ट कराएंगे ताकि जितना ज़्यादा डायलेटेड रहेगा उतनी ज़्यादा मेम्ब्रेन की जो वेसल है उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो परमेबिलिटी ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब होगा, जितना जल्दी एब्जॉर्ब होता जाएगा उतना जल्दी इसका एक्शन वेयर ऑफ होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, वासो कंस्ट्रिक्ट करा देंगे, परमेबिलिटी कम कर देंगे। तो क्या है, वो सर्कुलेशन में ज़्यादा टाइम रहेगा, सर्कुलेशन में एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक कम हो जाएगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हुआ तो इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाएगा और इसकी टॉक्सिसिटी भी कम होगी। तो पता चल रहा है अब हमको इसको लंबे टाइम तक नम रखना है तो हम और दिए जा रहे, ये दिए जा रहे, अगर वासो कंस्ट्रिक्ट नहीं हो रहा तो जब ये नहीं होगा तो टॉक्सिसिटी आ सकती है। पर अब हमने क्या दिया, अब हमने एपिनेफ्रिन दे दिया लोकली, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, इसका एक्शन का ड्यूरेशन भी बढ़ जा रहा है और टॉक्सिसिटी भी नहीं आ रही। तो ये एक बात हुई। तो इसको दिया कैसे जाता है, इसको 1:80,000 to 1:200,000 रेशियो ऑफ डाइल्यूशन में दिया जाता है। और हमें इसे एपिस्टैक्सिस के टाइम पे भी देते हैं। एपिस्टैक्सिस मतलब क्या, नोज ब्लीडिंग के टाइम पे एपिनेफ्रिन सोक्ड कॉटन को नाक में डाल के रखते हैं। तो ये हो गया हमारे एपिनेफ्रिन के डीओसीज। अब देखते हैं नॉर एपिनेफ्रिन के क्या क्या डीओसीज है। तो नॉर एपिनेफ्रिन कहाँ यूज़ होता है, ये वासो डायलेटरी शॉक के टाइम पे काम आता है, बेसिकली वार्म शॉक के टाइम। वासो डायलेटरी शॉक मतलब अल्फा-1 रिसेप्टर्स के टाइम पे आ रहा है। तो इसमें क्या, वासो डायलेशन मतलब स्लो पेस में जा रहा है, ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेटेड है, तो उसमें क्या होगा, वार्म, बॉडी गर्म रहेगी, तो वो इसलिए इसको बोलते हैं वार्म शॉक। तो क्या होगा, वार्म शॉक ये सेप्टिक या न्यूरोजेनिक दोनों हो सकता है, इसे हम सेप्सिस भी बोलते हैं। तो ये हो गया। इट कैन नॉट बी गिवन ड्यूरिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन का बीटा 2 पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो जब बीटा 2 पे इफेक्ट नहीं है और एनाफाइलेक्टिक शॉक का सिम्टम क्या है हमारे में, अस्थमा। अब अस्थमा हो रहा है मतलब क्या, ब्रोंको कंस्ट्रिक्ट हो रहा है, पर हमें ब्रोंको अब उससे बचाना है तो ब्रोंको डायलेट कराना पड़ेगा। ब्रोंको डायलेट किससे होता था, बीटा 2 से होता था। तो जब बीटा 2 का जब नॉरएपिनेफ्रिन में कोई है ही नहीं रोल तो हम दे ही नहीं सकते, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज एपिनेफ्रिन। तो इसीलिए हम एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान नॉरएपिनेफ्रिन नहीं दे सकते। और किसी देते कार्डियोजेनिक शॉक या एक्यूट हार्ट फेलियर के टाइम ये दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ लेस देन 90, तो 90 mmHg से ही इसका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम रहेगा। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, बीटा-1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करना है ताकि वासो कंस्ट्रिक्शन होकर बीपी बढ़े, तो उसके लिए हम देते हैं नॉरएपिनेफ्रिन। इसका रूट क्या देंगे, आईवी या आईएम दे सकते हैं। तो ये हुआ। अब क्या देखते हैं, डोपामीन। अब डोपामीन क्या है, अब डोपामीन ऑल रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है एक्सेप्ट बीटा 2, ये भी बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करता। तो मतलब क्या है, एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान हम यूज़ नहीं कर सकते। एक और पॉइंट मैं भूला कि एपिनेफ्रिन हमारा इंट्राकार्डियकली नहीं दिया जा सकता, सीधा कार्डियक रिसेप्टर्स पे डायरेक्टली अंदर इंट्राकार्डियक नहीं दिया जा सकता। क्यों, क्योंकि अगर हम इंट्राकार्डियक देंगे तो इट विल लीड टू मायोकार्डियल नेक्रोसिस, तो इसीलिए हम एपिनेफ्रिन को इंट्राकार्डियली नहीं देते। तो ये हुआ। अब डोपामीन में क्या हो रहा था, सब में स्टिमुलेट कर रहा था एक्सेप्ट बीटा 2, तो एनाफाइलेक्टिक शॉक के दौरान ये यूज़ नहीं हो सकता। तो क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्शन भी कराता है विच रिलीजेस मोर नॉरएपिनेफ्रिन। और क्या करता है, इसका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग एबिलिटी बहुत कम है, तो इसका कोई CNS इफेक्ट नहीं है। तो ये हमने देख लिया। अब इसको देते कैसे, इसके एक्शंस और इसको देने का तरीका इसके डोज पर डिपेंड करता है, डोज डिपेंडेंट एक्शन है इसका। तो क्या है, अब हम एक टेबल के थ्रू देखते हैं। तो डोज हम किस में देते हैं, माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट पे, इस पे हम देते हैं। तो ये हुआ। तो अब देखते हैं सबसे पहला डोजेज क्या है, 0 माइक्रोग्राम टू 2 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट पे देते हैं। तो उससे कम हम दे रहे हैं 0 to 2 या उससे कम में दे रहे हैं तो या 1 से कम 0 to 2 ये सब के दौरान में दे रहे हैं, तो एक्शन किस पे होगा, डोपामिनिक रिसेप्टर्स पे होगा स्टिमुलेशन इसका। तो इफेक्ट क्या आएगा, इट विल लीड टू रीनल वासोडाइलेशन एंड डायूरेसिस। रीनल वासोडाइलेशन बढ़ाएगा तो क्या होगा, ओलिगोयूरिया होगा। तो ये क्या सीन आ गया, एक्यूट रीनल फेलियर का सीन आ गया। तो इसके लिए हम देते हैं। और क्या हो सकता है, अब दूसरा डोजेज क्या आता है, दूसरा डोजेज है 2 to 10 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट के डोज में देते हैं। 2 to 10 में क्या हम दे रहे हैं कि बीटा-1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर, बीटा-1 मतलब क्या, हार्ट। बीटा-1 में क्या हो रहा है, कार्डियक का कंट्रैक्शन हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, तो एक्यूट हार्ट फेलियर के दौरान ये दिया जा सकता है, एनोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ाते हैं। और लेस देन 10 हम दे रहे हैं। तो ये वाला डोजेज कैसे यूटिलाइज होगा, ये अल्फा-1 को स्टिमुलेट करता है। फिर अल्फा-1 स्टिमुलेट कर रहा है मतलब क्या, वासो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है, मतलब बीपी बढ़ा रहा है। तो बीपी बढ़ा रहा है मतलब कार्डियोजेनिक शॉक के टाइम ये दिया जा सकता है। बीपी बढ़ाना है तो कार्डियोजेनिक शॉक के टाइम हम ये देते हैं। तो ये अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, हाइपरटेंशन, बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। साथ ही सी बात है, कोई वासो कंस्ट्रिक्शन करा रहा है उसका बीपी होगा तो साइड इफेक्ट हाइपरटेंशन ही होगा।
तो डोपामीन इज ड्रग ऑफ चॉइस जब एक्यूट रीनल फेलियर और एक्यूट हार्ट फेलियर दोनों हों, तो दोनों एक साथ होंगे तब हमारा डोपामीन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। तो अब एक दो तीन चीज़ आती है। अब इसका रूट क्या है, कंटिन्यूस आईवी देते हैं, कंटिन्यूसली आईवी इन्फ्यूजन करना रहता है, और इसका साइड इफेक्ट क्या रहेगा, एरिथमेटिक रहेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके कारण एरिथमेटिक कंडीशन आ सकती है। तो कार्डियोजेनिक, अब देखते हैं सिंपल, कार्डियोजेनिक शॉक के टाइम हम कौन सा, कार्डियोजेनिक शॉक मतलब बीटा वन, तो बीटा वन के लिए क्या डीओसी है, बीटा वन के लिए ऑलवेज डीओसी इज डोब्यूटामीन। डोब्यूटामीन इज बेसिकली डोपामीन का ही डीओसी, डोपामीन का ही एक सब टाइप है। तो डोब्यूटामीन हम देते हैं, वो डीओसी रहता है सिर्फ और सिर्फ कार्डियोजेनिक शॉक के लिए, तो वो उसका डीओसी है। नॉरेपिनेफ्रिन का भी, नॉरेपिनेफ्रिन का वो रहता है, ये साथी जैसा रहता है। तो ये हो गया। अब अगर कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोटेंशन दोनों है, कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोटेंशन दोनों है, मतलब बीटा वन भी अफेक्टेड और अल्फा वन भी अफेक्टेड है, तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, नॉरेपिनेफ्रिन। तो ये हमने देख लिया। और क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक और एक्यूट रीनल फेलियर दोनों है, तो D1 और D2 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो रहा है, मतलब क्या, डीओसी इज डोपामीन। तो ये हमने देखा। सिर्फ कार्डियोजेनिक अगर शॉक का इशू है तो डोब्यूटामीन यूज़ होगा, और कार्डियोजेनिक शॉक और हाइपोटेंशन दोनों है तो यूज़ होगा नॉरेपिनेफ्रिन, और कार्डियोजेनिक शॉक और एक्यूट रीनल फेलियर है तो डीओसी विल बी डोपामीन। तो ये हुआ। अब एक्सोजीनस ड्रग्स पे आते हैं। एक्सोजीनस ड्रग्स को हम याद करने का क्या तरीका है, डाई एफ या DDF ऐसे करके याद रख सकते हैं, DDF, तो ऐसे करके याद कर सकते हैं। तो ड्रग्स कौन कौन से हुए, डी से डोब्यूटामीन, आइसोप्रिनलीन, ड्रॉक्सीडोपा, इबुप्रामीन और फेनोल्डोपाम। तो ये हमने देख लिया। तो DDF करके, डाई-एफ या DDF करके याद कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब डोब्यूटामीन हम कैसे देखेंगे, अब हमने अभी ऊपर पढ़ा कि कार्डियोजेनिक शॉक के टाइम यूज़ हो रहा है डोब्यूटामीन, मतलब कार्डियोजेनिक शॉक बीटा वन रिसेप्टर के स्टिमुलेशन के इफेक्ट से होता है। बीटा वन का मतलब क्या, हार्ट, तो डोब्यूटामीन से याद रखना है कि बीटा वन को स्टिमुलेट करेगा, बेसिकली हार्ट पे इफेक्ट करेगा। तो डोब्यूटामीन से ये भी याद रख सकते हैं कि इसका टी हाफ है 2 मिनट, दो ब्यूटामीन टी हाफ दो से ऐसे दो से याद कर सकते हैं इसका। तो ये हो गया। तो बीटा वन में क्या हो रहा है, अब इसके यूजेस क्या क्या है, इसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं। इट इज़ अ डीओसी फॉर कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक के टाइम पे यूज़ होता है। कितना देते हैं, 2 to 8 माइक्रोग्राम पर किलोग्राम पर मिनट देते हैं। इट इज़ ए डीओसी फॉर स्ट्रेस इको, मतलब स्ट्रेस इको क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के टाइम पे हम क्या करते हैं कि इसे इन्फ्यूज़ कराते हैं ताकि हमारे हार्ट का एक्टिविटी बढ़े, तो इको में दिखता है कि हार्ट सही फंक्शन कर रहा है, मतलब सही से इफेक्ट दे रहा है कि नहीं स्टिमुलेशन पे, तो वो चीज़ हम देखते हैं। तो ये हुआ। अब क्या देखते हैं, व्हाट आर और ये कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ाता है हमारे हार्ट का। तो क्या होगा, अगर कभी देयर इज़ पल्मोनरी फेलियर, पंप फेलियर सॉरी टेक्निकली, अगर यहाँ पे हमारा पंप फेलियर आता है, मतलब हार्ट पंप करने में इसमें कोई इशू अगर आती है, अलॉन्ग विथ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड तो और कार्डियक सर्जरी के टाइम पे दिया जाता है। पंप फेलियर हो रहा है, मतलब हार्ट पंप करने में कोई इशू आ रही है, वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ आ गया, और कार्डियक सर्जरी, इस टाइम पे हम इसको देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन बढ़े। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, शॉर्ट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के टाइम पे शॉर्ट टर्म कोई हेल्प के लिए हम इसे दे सकते हैं। तो ये हो गया। और क्या क्या आता है, ये क्या करता है, हार्ट में क्या इफेक्ट आता है, ये कार्डियक आउटपुट बढ़ाता है, पर हार्ट रेट में कोई चेंज नहीं लाता, हार्ट चेंज में कोई चेंज नहीं लाता, कंडक्शन में भी कोई चेंज नहीं लाता, बीपी में भी कोई चेंज नहीं लाता, और पेरिफेरल रेजिस्टेंस में भी कोई चेंज नहीं आता, और ये कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज़ करता है। तो ये हमें इफेक्ट दिख गए। रूट क्या है, हम इसे आईवी देते हैं, कंटिन्यूस आईवी देना रहता है। अब आइसोप्रिनलीन, आइसोप्रिनलीन का एक फिक्स चीज़ है, आइसोप्रिनलीन इज़ एन ऑल बीटा एगोनिस्ट, ये सब बीटा एगोनिस्ट को है, अब सिर्फ बीटा को स्टिमुलेट करेगा, बीटा वन को करेगा, बीटा टू को करेगा, बीटा थ्री को करेगा, तो ये तीनों को करेगा। अब क्या देखेगा, बीटा वन को स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब क्या, बीटा वन को स्टिमुलेट हो रहा है तो क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, कम करेगा वो उसका स्टिमुलेशन। बीटा वन का स्टिमुलेशन कम हुआ तो इट इज़ स्टिमुलेशन बढ़ाएगा, मतलब क्या, टैकीकार्डिया लाएगा, उसका स्टिमुलेशन बढ़ाएगा हार्ट का, तो इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेडिकार्डिया और एवी नोडल ब्लॉक, ये इसमें हेल्प आता है। और क्या आएगा, बीटा टू स्टिमुलेशन में क्या आएगा, तो इट विल बी कॉज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। तो ये हो गया। बीटा टू मोस्टली अगर बात हो रही तो बीटा टू में हाईली अपन ब्रोंकस से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें थे, लंग से रिलेटेड चीज़ हमें ज़्यादा देखने मिलती है, लंग से रिलेटेड और वासो डायलेशन से या स्मूथ मसल, बेसिकली इन तीन चीज़ को याद रखना बहुत नेसेसरी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसके एक्शंस बीटा टू के इसी की चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये हमें देखने मिल गया। अब और क्या, तो ये हमें देखने मिल गया
अब उसके बाद बीटा 3 का भी इसका कुछ थोड़ा सा कम एक्शन होता है, बट होता है। अब क्या होगा, ड्रॉक्सीडोपा। ड्रॉक्सीडोपा क्या है? ड्रॉक्सीडोपा इज बेसिकली अ प्रो ड्रग। ड्रॉक्सीडोपा इज कन्वर्टेड इनटू नॉरएपिनेफ्रिन विच इज इट्स एक्टिव फॉर्म, और ये हाइपोटेंशन ट्रीट करने में काम आएगा। तो ये हमें देखने मिल गया। एक आता है आइबोपामीन। आइबोपामीन में क्या होता है, D1 क्या बेसिकली डोपामीन और अल्फा 1 दोनों को स्टिमुलेट करता है। डोपामीन में क्या होगा, हम IV इन्फ्यूजन देते हैं, इट इज़ अ ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट रीनल फेलियर। और अल्फा 1 स्टिमुलेटर है तो इसको हम टॉपिकल आई ड्रॉप के थ्रू भी देते हैं। और ये आइबोपामीन इज़ अ न्यू ड्रग फॉर फंडोस्कोपी। फंडोस्कोपी के लिए एक नया ड्रग है ये। तो ये हो गया। और क्या है, फिनाल्डोपाम। फिनाल्डोपाम में क्या हो रहा है, इट इज़ अ पार्शियल D1 एगोनिस्ट। पार्शियल D1 एगोनिस्ट का मतलब क्या, इट इज़ यूज फॉर वासोडाइलेशन। अब ये किडनी का वासोडाइलेशन कराएगा तो क्या होगा, BP गिरेगा। गिवन अब ये दिया कैसे जाएगा, हाइपरटेंसिव एनर्जी प्लस ARF के टाइम ये दिया जाएगा। हाइपरटेंशन है प्लस एक्यूट रीनल फेलियर दोनों है तो फिनाल्डोपाम दिया जाएगा। तो बेसिकली क्या दिया जा रहा है, अब BP कम करना है तो क्या कर यूज़ क्यों करते हैं, BP कम करने के लिए। तो उसको देते कैसे, फिनाल्डोपाम और डोपेक्सामीन, ये भी एक ड्रग है, डोपेक्सामीन और फिनाल्डोपाम, ये दोनों को एक साथ दिया जाता है। दोनों का काम क्या है, D1 एगोनिस्ट करेंगे, BP फॉल होगा। अल्फा टू को एगोनिस्ट करेंगे, नॉरएड्रेनालिन कम होगा, BP कम होगा। और क्या, यहाँ डोपेक्सामिन भी सेम चीज़ करेगा, अल्फा 2 को स्टिमुलेट करेंगे, BP कम होगा। तो इन दोनों को मिला के ये हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के टाइम पे ये काम आता है। हाइपरटेंसिव क्राइसिस के टाइम IV दिया जाता है जो फटाक से BP गिराएगा। तो अगर बहुत एक हाइपरटेंसिव कंडीशन है तो ये दोनों को एक साथ दिया जाता है जो BP को फॉल करने में हेल्प करते हैं। अब आते हैं नॉन कैटेकोलामीन्स में। नॉन कैटेकोलामीन्स में क्या आएंगे, पहले देखते हैं अल्फा एगोनिस्ट कौन से, फिर देखेंगे बीटा एगोनिस्ट कौन से। अब अल्फा एगोनिस्ट में कौन आते हैं, सबसे पहले अल्फा 1 एगोनिस्ट में आते हैं। तो इसको क्या है, PSM से याद कर सकते हैं। PSM हमारा एक 3rd ईयर का सब्जेक्ट होता है, उसे हम PXM करके याद कर लेते हैं, PXM। तो PXM में क्या है, सबसे पहले आता है फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन क्या है, फिनाइलेफ्रीन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, क्यों देखते हैं। इट इज़ अ DOC फॉर एनेस्थेटिक इंड्यूस हाइपोटेंशन। एनेस्थीसिया दिए हैं उसके कारण हाइपोटेंशन हो रहा है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। इट इज़ ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रियापिज्म, मतलब प्रोलॉन्ग पिनाइल इरेक्शन चाहिए तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज फिनाइलेफ्रीन। ये सीधा मेल फैलेक्स में सीधा इंजेक्ट किया जाता है। इट इज़ अ नेजल डीकंजेस्टेंट। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिड्रियासिस। ये फिनाइलेफ्रीन हमने पहले भी देख रखा था हमारे कोलिनर्जिक्स में। तो इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मिड्रियासिस, एंटीकोलिनर्जिक्स में सॉरी, तो वहाँ पे हमने देखा था। और क्या, DOC। इट इज़ ऑल्सो अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपोटेंशन ड्यू टू एओर्टिक डिसऑर्डर्स एंड प्रेगनेंसी। एओर्टिक डिसऑर्डर्स के कारण जो हाइपोटेंशन हुआ, प्रेगनेंसी के दौरान जो हाइपोटेंशन आता है उसके लिए भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। तो ये हमने देख लिया। अब ये हुआ। अब देखते हैं और कौन कौन से ड्रग्स हैं। तो PX, तो अब X से क्या आएगा, ज़ैलोमेटाज़ोलिन। ज़ैलोमेटाज़ोलिन इज़ अ नेजल डीकंजेस्टेंट। ज़ैलोमेटाज़ोलिन, तो ये हो गया। अब क्या आते हैं M, PXM। अब M बेसिकली हमारे पास 4 M है। तो 4 में से सब 4 को याद करने का इतना इजी तरीका है, सब हाइपोटेंशन के लिए यूज होंगे तो उसका फंक्शन में कोई इशू नहीं होगा। आधी ज़्यादा चीज़ हाइपोटेंशन से है। तो क्या है, मिडोड्रीन सबसे पहले आते हैं। मिडोड्रीन इज़ अ प्रेशर एजेंट, पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर प्रेशर एजेंट का मतलब क्या, वासोकॉन्स्ट्रिक्ट कराने वाला काम, प्रेस करना, वासोकॉन्स्ट्रिक्ट करना। तो वासोकॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है तो क्या होगा, BP राइज करना चाहिए। तो पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है। फिर क्या है, मिडोड्रीन हो गया। अब आते हैं मेफेंटामीन हम अभी आगे और देखेंगे। तो इट इज़ यूज फॉर हाइपोटेंशन इन एरिथमिया के टाइम पे भी हाइपोटेंशन। मेफेंटामीन इज़ अ मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग ऑल्सो। तो ये अभी डायरेक्ट एक्शन करा रहा है, इनडायरेक्ट एक्शन भी कराएगा मेफेंटामीन। अब क्या आता है फिर, मीटरमिनॉल करके आते हैं। तो क्या, इट इज़ यूज ड्यूरिंग हाइपोटेंशन ड्यू टू स्पाइनल एनेस्थीसिया के टाइम पे जो हाइपोटेंशन यूज़ होता है उसके टाइम में दिया जाता है। और मिथॉक्सामीन सीवियर हाइपोटेंशन एंड पोस्चरल हाइपोटेंशन के लिए यूज़ किया जाता है। हाइपोटेंशन चारों एम इज़ बेस्ड ऑन हाइपोटेंशन। तो अब हम देखे थे ज़ैलोमेटाज़ोलिन इज़ अ नेजल डीकंजेस्टेंट। तो एक बार नेजल डीकंजेस्टेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो नेजल डीकंजेस्टेंस क्या है, जो हमारे जो नोज़ में वेसो डायलेट हो गए थे, कंजेस्ट हो गए थे, उन्हें डीकंजेस्ट करने का काम करता है। तो डीकंजेस्ट करने से क्या होगा, अब उसके ड्रग्स कौन कौन से, सबसे पहले ऑक्सीमेटाज़ोलिन इज़ आपका नॉर्मल ऑट्रिविन। ये हमारे पास जो इन जनरल ऑट्रिविन प्रेजेंट होता है नेजल डीकंजेस्टेंट वो है ये। और क्या, ज़ैलोमेटाज़ोलिन, फिर आता है नेफाज़ोलिन, फिनाइलेफ्रीन और स्यूडोएफ्रीन इज़ ऑल्सो अ नेजल डीकंजेस्टेंट। बट स्यूडोएफ्रीन के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने मिल रहे थे, बहुत
डेंजरस साइड इफेक्ट्स, और ये FDC फिर इंडिया में ये बैन भी कर दिया गया। इट इज़ कम्बाइंड, इसका बेसिकली कहा ये बहुत पुअर ब्रोंको, स्यूडोएफ्रिन इज़ अ पुअर ब्रोंकोडायलेटर, और ये एंटी हिस्टामिनिक्स, म्यूकोलाइटिक्स और ऐसे टाइप की एनाल्जेसिक्स, इन सब के साथ कंबाइन करके दिया जाता है, तब जाके कहीं से एक्सपेक्ट किया जा सकता है इसका कोई फंक्शन आए। तो ये चीज़ हमें स्यूडोएफ्रिन के लिए देखना चाहिए, एंड ये रिसेंटली बैन भी हो गया है। तो ये हुआ, तो स्यूडोएफ्रिन ये है। तो अब हम क्या देखते हैं कि ऑक्सीमेटाजोलिन और ज़ैलोमेटाजोलिन को तो हम किस में देते हैं, एज ए नेज़ल ड्रॉप्स देते हैं, और फिनाइलेफ्रिन और स्यूडोएफ्रिन ये सब नेज़ल ड्रॉप्स और ओरली भी दिया जाता है। तो ये हो गया। तो नेज़ल डीकंजेस्टेंस में अगर साइड इफेक्ट क्या होगा, अगर हमने इसका प्रोलॉन्ग यूज़ किया, बहुत टाइम तक नेज़ल डीकंजेस्टेंस लेते रहे बार बार, तो क्या होगा, देयर विल बी प्रोलॉन्ग वासोकंस्ट्रिक्शन। प्रोलॉन्ग वासोकंस्ट्रिक्शन के क्या होगा, देयर विल बी इस्कीमिया, ब्लड कम पहुँचेगा। इस्कीमिया क्या होगा, तो एट्रोफिक राइनाइटिस होगा, या इसे हम एनोस्मिया भी बोलते हैं। एट्रोफिक राइनाइटिस एंड एनोस्मिया, ये भी हमें देखने मिलता है। तो ये एट्रोफिक राइनाइटिस प्लस एनोस्मिया को मिला के क्या बोलते हैं, राइनाइटिस मेडिकामेंटोसा। तो ये याद रखने की चीज़ें, कुछ चीज़ें पीजी के लिए भी, कुछ चीज़ें हम आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए यूज़ होती है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। अब आते हैं बीटा एगोनिस्ट में, डायरेक्ट बीटा एगोनिस्ट में। अब डायरेक्ट बीटा एगोनिस्ट मोस्टली आपके पीजी के लिए ज़्यादा काम आता है, केडीटी में इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है। तो ये चीज़ हम देखते हैं, तो देखते हैं हमें क्या क्या देखने मिलता है। तो बीटा 1 के लिए तो हमने ऊपर ही देख लिया, डोब्यूटामीन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस, डोब्यूटामीन इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर बीटा 1। एंड बीटा 3 के लिए मोस्टली एक ही ड्रग यूज़ किया जाता है, मीराबेग्रॉन। सिबुट्रामीन भी यूज़ होता है, बट बीटा 3 के लिए मेनली मीराबेग्रॉन इज़ यूज्ड। तो मीराबेग्रॉन किसके टाइम में आता था, हमने मीराबेग्रॉन कहाँ देखा था, हमने मीराबेग्रॉन देखा था एंटीकोलिनर्जिक के टाइम पे, जब हमने देखा था ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के टाइम पे हमने देखा था ये इससे रिलैक्स करता है डेट्रूसर मसल को, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर को कम करता है। तो ये इस चीज़ के लिए हो गया। अब देखते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट 3 टाइप के में डिवाइडेड है, साबा, लाबा एंड वी लाबा। बेसिकली क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड वेरी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। ये टाइम से पता चल ही रहा है, इसका एक्शन 2 to 4 आवर्स तक रहता है, लाबा का एक्शन 12 आवर्स तक रहता है, और वी लाबा का एक्शन 24 आवर्स तक रहता है। तो ये चीज़ हो गया। अब हम क्या देखते हैं, अब इसको याद करने का तरीका, साबा को याद करने का तरीका टैप्स करके याद कर लिए। लाबा के तो 2 ही है, तो उन्हें ऐसे ही याद कर लेना होगा। और वी लाबा को याद करने के लिए वी को वज्रदंती वाला, तो वी को करके हमने याद कर लिया। तो सबसे पहले साबा में आते हैं क्या, टैप्स में आ गया टर्ब्यूटाइलिन, एल्ब्यूटेरॉल, परब्यूटेरॉल, सेल्बुटामॉल। तो ये हमें देखने मिल गया। अब लाबा में क्या आता है, सल्मेटेरॉल एंड फॉर्मेलोरोल, तो ये हमें देखने मिल गया। अब वी लाबा में क्या दिखेगा, विलेंट्रॉल, इंडिकाटेरॉल, कार्माटेरॉल एंड ओलोडोटेरॉल। ये बीटा एगोन, ये साबा लाबा एंड वी लाबा इज़ मोस्टली फॉर योर पीजी के लिए ही है। केडीटी में इन ये डिफ्रेंशिएशन का या फिर आधे से ज़्यादा ये सारे ड्रग्स का बहुत सारे का मेंशन नहीं दिया गया है। तो इस मेंशन दिया गया तो एक आइसोक्सर्पिन का दिया गया है। आइसोसुप्रीम इज़ अ स्मूथ मसल रिलैक्सेंट। ये यूट्राइन रिलैक्सेशन के टाइम यूज़ किया जाता है, बहुत पुअर यूजेज है इसका। थ्रेटेंड एबॉर्शन के टाइम ये यूज़ होता है, डिस्मेनोरिया के टाइम ये यूज़ होता है, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीजेस के टाइम ये इंडिकेट किया जाता है। आइसोक्सर्पिन का बहुत ही एक पुअर एक डिसअपॉइंटिंग एक इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा, तो उसे हम उतना यूज़ नहीं करते। तो साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट है नॉजिया, टैकीकार्डिया, फ्लशिंग, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, ट्रेमर्स, ये सब इसके। तो आइसोक्सर्पिन का हमें दिया गया है मेंशन इन केडीटी, बाकी ये सारे ड्रग्स का हमें नहीं दिया गया है ज़्यादा उसके बारे में। तो इट्स मोस्टली पीजी ओरिएंटेड। तो थोड़ा पीजी ओरिएंटेड मैं बस बता देता हूँ। तो टर्ब्यूटाम, तो जितने भी हमारे साबा है अलॉन्ग विथ फॉर्मोटेरॉल, ये सारे फास्ट एक्टिंग होते हैं। साबा इज़ यूज फॉर एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। बीटा 2 है तो एकदम फास्ट एक्टिंग है, तो क्या चाहिए हमें कि ब्रोंकियल एस्थमा हो रहा है तो फटाफट दे दिया, ब्रोंकोडायलेट हो गया, तो फास्ट एक्टिंग हमें ये देखने मिल गया। लाबा को हम 2 टाइम्स अ डे देते हैं, बीडी तो 2 टाइम्स अ देते थे। तो ये प्रोफाइलैक्सिस के टाइम यूज़ होता है, ब्रोंकियल एस्थमा के, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा के, इसके प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज़ होता है। मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है फॉर परसिस्टेंस ब्रोंकियल एस्थमा। लॉन्ग टाइम से ब्रोंकियल एस्थमा है तो उसके मैनेजमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी एंड कोलिनर्जिक, तो इसके लिए यूज़ होता है। नॉक्टर्नल एस्थमा के लिए, सारे एस्थमा के लिए लाबा यूज़ होता है, 2 दिन में 2 बार दिया जाता है, ऐसे करके याद कर लो। वी लाबा क्या है, सीओपीडी के लिए दिया जाता है, 1 a day दिया जाता है, ब्रोंकियल एस्थमा के लिए नहीं दिया जा सकता ये। तो ये हो गया, तो ये हमने देख लिया। अब बीटा 2 के लिए सारे राउट क्या है, इनहेलेशनली हम सारे ड्रग दे सकते हैं। सब क्यूटेनियसली टर्ब्यूटैलिन दिया जाता है, ये डेल्टॉइड मसल के पास दिया जाता है,
और इसे सनलाइट से प्रोटेक्ट करना रहता है। सनलाइट से प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में टर्ब्यूटालिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो इसे सनलाइट से बचाया जाना चाहिए। ओरली भी दे सकते हैं। ओरली कौन सा देते हैं? सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन देते हैं, विच एक्सेस लाबा इन द प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ ओरल। अगर हम ओरली लेते हैं सैल्ब्यूटामॉल और टर्ब्यूटालिन को, तो वो एक लाबा लॉन्ग एक्टिंग ड्रग की तरह काम करेगा। तो ये हुआ। साइड इफेक्ट क्या है? बीटा 2 का स्टिमुलेशन हो रहा है। साइड इफेक्ट क्या होगा? ज़्यादा स्टिमुलेशन हो सकता है, तो क्या स्केलेटल मसल्स में ट्रेमर आएंगे, कार्डियक मसल से पैल्पिटेशन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोकैलिमिया, ये हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, तो ये हमें देखने मिलेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डायरेक्ट हमारे कोलिसिम्पैथोमिमेटिक्स, डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक ड्रग्स। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे व्हाट आर द इनडायरेक्ट एंड मिक्स्ड। ये बेसिकली इसका पार्ट 2 होगा इसके बाद वाला। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच ट्रैवल्स।